BA एंड BSc पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं विश्व की जनजाति और विश्व की जनजाति में आज अपन अध्ययन करेंगे बुश्मेन जनजाति, जो कि कहाँ के हैं? मरुस्थलीय प्रदेश के निवासी। यानी जनजातियों के द्वारा अपने मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में अपने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था और एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है। आज अपन अध्ययन करेंगे बुश्मेन जनजाति, जो कि कहाँ पर निवास करती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब मरुस्थलीय क्षेत्र के वातावरण का अध्ययन करें तो वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, अतः पेड़ पौधे भी कम पाए जाते हैं, जानवर भी कम पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग वहां के वातावरण के साथ क्या करते हैं? समायोजन स्थापित करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन बुश्मेन जनजाति के निवास क्षेत्र। यानी बुश्मेन जनजाति के लोग कहां पर निवास करते हैं? तो सबसे पहली बात आती है बुश्मेन जनजाति के लोग 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री कहां पर निवास करते हैं? दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं। बुश्मेन जनजाति के लोग 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। अर्थात कहां पर निवास करते हैं? दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। तो बुश्मेन जनजाति के लोग जो कि 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, अब इसमें भी एक क्षेत्र है बेचुआनालैंड, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? बोत्सवाना कहा जाता है। बुश्मेन जनजाति जो कि दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बेचुआनालैंड में निवास करती है, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? बोत्सवाना कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका जो नीचे वाला भारत है, सबसे जो मरुस्थलीय बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में तो सहारा कहा जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की कौन से स्थान पर? बेचुआनालैंड, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? बोत्सवाना कहा जाता है, वहां पर निवास करती है। अब यहाँ की स्थिति का अध्ययन तो अपन ने कर लिया, जलवायु का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर जो औसत तापमान होता है वो औसत तापमान कितना पाए जाते हैं? औसत तापमान 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जिसमें जनवरी माह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और जुलाई माह का जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। बुश्मेन जनजाति जो कि दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बेचुआनालैंड में निवास करती है, यहाँ के तापमान का अध्ययन करें तो यहाँ का तापमान 30 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जनवरी माह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जुलाई माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज की स्थिति होती है। अपन यहाँ पे दिमाग लगाएं तो जनवरी में तो कौन सी ऋतु होती है? सर्दी की ऋतु, लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक है और जुलाई में गर्मी की ऋतु होती है, तापमान क्या है? कम है। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाली स्थिति अपन अध्ययन कहां पर कर रहे हैं? दक्षिणी अक्षांश से। तो ये उत्तरी गोलार्ध का उल्टा हो गया। उत्तरी गोलार्ध में अगर शीत ऋतु जनवरी में है तो दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी और जुलाई में कौन सी होगी? शीत ऋतु होगी। तो यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है वो अत्यधिक पाया जाता है।
अब इन प्रदेशों की एक विशेषता और पाई जाती है, यहां पर रात गर्म होती है, सॉरी दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है और रात अपनी क्या होती है, ठंडी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है और वनस्पति का अभाव होने के कारण से वहां पर दिन जितना गर्म होगा रात उतनी क्या पाई जाती है, ठंडी होती है, क्योंकि जल के पास हमेशा उसकी गुप्त उष्मा होती है, यहाँ पर जल क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। औसत वर्षा का अध्ययन करें तो यहाँ पर 50 से लेके 85 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है और यहाँ के वर्षा का अध्ययन करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 50 से लेके 85 सेंटीमीटर क्या पाई जाती है, वर्षा पाई जाती है। अगर वनस्पति के रूप में यहां पर केवल क्या पाई जाती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है। अर्थात यहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों की एक विशेषता पाई जाती है, इनकी जड़ें लंबी होती हैं, छाल मोटी होती है, पत्तियां भी छोटी होती है और कांटों के रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। तो पुष्पेन जनजाति के लोग जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और कठोर जीवन यापन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव निवास से एक तो अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं जिनका ये लोग आखेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है अपना आखेट के जंतु। पुष्पेन जनजाति के लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कौन से में, कालाहारी भूस्थल में निवास करते हैं। अतः यहाँ पर केवल वर्षा काल में ही घास पाई जाती है, केवल वर्षा होती है तो ही घास पाई जाती है, नहीं तो यहाँ पर घास भी नहीं पाई जाती है। अतः ये वाले लोग हिरण हुआ, जंगली भेड़ हुई, बकरी हुई, जरग हुआ, इसके साथ में शेर है, कुत्ते, भेड़िए और यहां तक कि ये लोग कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि को भी अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो पुष्पेन जनजाति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट भी है और संग्रहण भी है। इनका संपूर्ण जो भोजन की दिनचर्या होती है, अर्थात ये लोग भोजन के रूप में हिरण, जंगली भेड़, बकरी, जरग, शेर, कुत्ते, भेड़िए, कीड़े मकोड़े और मेंढक आदि का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अब तीसरी बात आती है भोजन। पुष्पेन जनजाति के लोगों के भोजन की बात करें तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात ये वाले लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ये लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में कंदमूल का सेवन करते हैं, फलों का सेवन करते हैं और जंगली शहद का सेवन करते हैं। पुष्पेन जनजाति के लोग शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में ये लोग कंदमूल फल का सेवन करते हैं और जिसका सेवन करते हैं, जंगली शहद का सेवन करते हैं। और मांसाहारी भोजन के रूप में ये जानवरों के किसका सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं।
शाकाहारी भोजन के रूप में तो कंद फूल फल और जंगली शहद का सेवन करते हैं, और मांसाहारी भोजन के रूप में किसका सेवन करते हैं? जानवरों के मांस का सेवन करते हैं। यहां पर जो पुरुष लोग होते हैं वो बड़े चतुर शिकारी होते हैं, अर्थात ये वाले लोग शिकार करने में दक्ष होते हैं। शिकार के लिए पहले जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये जानवर को घायल करते हैं, और जानवर को घायल करने के बाद में अगर छोटा जानवर है जब तो एक ही व्यक्ति शिकार करता है, और अगर जानवर बड़ा होता है तो 2 या 3 व्यक्ति मिलकर बाद में उसका शिकार करते हैं। यानी छोटे जानवर का अकेला व्यक्ति शिकार करता है और बड़े जानवर का 2 या 3 व्यक्ति मिलकर शिकार करते हैं। शिकार हेतु ये लोग विभिन्न विधियों को काम में लेते हैं, जैसे या तो गड्ढा खोदते हैं, अब गड्ढा खोदने के बाद में उसको घास फूस या मिट्टी से ढक देते हैं, फिर उधर से जानवर को खदेड़ते हुए लेकर आते हैं, और जैसे ही जानवर गड्ढे में गिरता है उसी जानवर का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। या फिर बाद में फंदे बनाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं उन पर रस्से लटका दिए जाते हैं, और उस क्षेत्र में जानवर को लाया जाता है और फिर उसको फंसाया जाता है। ये पहले क्या करते हैं? तीर कमान की सहायता से जानवर को अंधा करते हैं, और अंधा करने के बाद में जैसे ही जानवर घायल हो जाता है फिर उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। किसी बड़े जानवर का अगर शिकार करना होता है तो 2 या 5 या 10 व्यक्ति मिलकर जाते हैं और उसके बाद में उस जानवर का शिकार करते हैं। शिकार हेतु ये तीर कमान या भाले का प्रयोग करते हैं, और विषाक्त यानी तीरों का प्रयोग भी करते हैं। तीर के आगे वाली जो नोक होती है उस पर विष लगा लेते हैं और उसके बाद में शिकार करते हैं। जब ये वाले लोग शिकार के लिए जाते हैं तो अपने पालतू कुत्ते को और अपने बेटे को साथ लेकर जाते हैं, जो कि दोनों की दोनों शिकार में इनकी मदद करते हैं और उनको शिकार की कला भी सिखाते हैं। ये वाले जानवरों की बोली की नकल भी करते हैं, और बोली की नकल करने के साथ में इनको जिस जानवर का शिकार करना होता है पहले उस जानवर की जो हड्डियां होती है, मांस होता है, उसको जलाते हैं, और उसके बाद में उसकी जो राख होती है उसको अपने पूरे शरीर के लगा लेते हैं। जिस जानवर का शिकार करना होता है उसका जो मांस होता है उसको जला के उसकी जो राख होती है उसको अपने पूरे शरीर के लगा लेते हैं, और पूरे शरीर के लगाने के बाद में ये लोग उसका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो जानवर को ऐसा प्रतीत होता है भाई अपने सम्मानी कोई दूसरा जानवर भी है, और वो उसके पास आता है, उसका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये लोग जानवरों की बोली की नकल भी करते हैं। इनको जो जानवर दिखाई देता है उसकी बोली बोलते हैं, और इसके कारण से जानवर फंस जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं? शिकार कर लेते हैं। बुश्मेरी जनजाति के लोगों का अध्ययन करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है ये अत्यंत पेटू होते हैं, खाने में बहुत ज्यादा पेटू होते हैं, अर्थात ये वाले लोग या तो अधिक खाकर मरते हैं या कम खाने से इनकी मृत्यु होती है। बुश्मेरी जनजाति के लोग या तो अधिक खाकर मरते हैं या कम खाने से इनकी मृत्यु होती है। ये कहा जाता है कि बुश्मेरी जनजाति का व्यक्ति एक बार में अकेला आधी भेड़ को खा जाता है, और छोटी भेड़ है तो पूरी की पूरी को ही खा जाता है। एक बुश्मेरी व्यक्ति एक बार में अकेली भेड़ को यानी छोटी भेड़ को खा सकता है, या बड़ी भेड़ है तो उसको आधी खा जाता है। कई बार स्थिति ये होती है अकाल पड़ जाता है, और जब अकाल पड़ जाता है तो बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं अपने आप ही आत्महत्या कर लेते हैं, और जो स्त्रियां होती है वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है, ताकि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। और जब जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध हो जाता है? भोजन उपलब्ध हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक तरबूज पाया जाता है, और इस तरबूज को त्यामा कहा जाता है। ये इनका प्रिय भोजन है।
ये इसको भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं, इससे क्या बुझाते हैं, अपनी प्यास भी बुझाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो तरबूज त्यामा है वो बुश्मेनी जनजाति के लोगों का प्रिय भोजन होता है, जिनके द्वारा ये अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं और अपने पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। इसके बाद में आता है वस्त्र। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण से बुश्मेनी जनजाति के लोगों को वस्त्रों की आवश्यकता कम पड़ती है। किसकी आवश्यकता कम पड़ती है? वस्त्रों की आवश्यकता कम पड़ती है। ये लोग कम ही कपड़े पहनते हैं और ये वाले लोग खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लोग या स्त्रियां दोनों तिकोने वस्त्र पहनते हैं, आगे वाले भाग से बांधते हैं और टांगों के बीच से लेकर उसको पीछे की ओर लटका लिया जाता है, अर्थात किसके समान होता है? एप्रेन के समान होता है। एप्रेन के समान जो वस्त्र पहना जाता है जो धोती के समान होता है और इसको क्रोस कहा जाता है, अर्थात चोंगे के समान होता है और इसको क्या कहा जाता है? क्रोस कहा जाता है। ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है। सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे महिलाएं हैं वो शिकार तो कम करती है, लेकिन जो छोटे जानवर होता है, मेंढक हुआ, गिरगिट हुआ, दीमक हुआ, इनका शिकार करके लाती है और जब ये शिकार करके लाती है तो अपने उस शिकार के जानवर को क्रॉस में ही रखती है। शिकार के लिए जाते समय अगर इनके पास में छोटा बच्चा होता है तो उस छोटे बच्चे को भी क्रॉस में ही रखती है। शाम के समय अगर बिस्तर की आवश्यकता पड़ती है तो भी ये लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। रात में ठंड पड़ती है तो ये लोग कंबल ओढ़ते हैं और कंबल किसकी बनी होती है? खाल से बनी हुई कंबल ओढ़ी जाती है। ये वाले लोग सिर पर क्या करते हैं? खाल से बनी हुई टोपी भी लगाते हैं। तो वस्त्र तो मुख्य क्या हो गया? क्रॉस हो गया और सिर पे क्या लगाते हैं? टोपी भी लगाते हैं। महिलाएं जो बीज होते हैं या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके द्वारा आभूषण का निर्माण करते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको आभूषण के रूप में डोरी में पिरो के और फिर बाद में लटका लेती है। ये लोग एक विशेष प्रकार का लेप तैयार करते हैं। लाल या जो पीली मिट्टी होती है, इस मिट्टी में चर्बी को मिलाया जाता है और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का क्या तैयार होता है? लेप तैयार होता है। क्रीम के रूप में लगा लेते हैं और उस लेप को अपने संपूर्ण शरीर पे लगा देते हैं। धीरे धीरे ये वाला भी लेप होता है, ये पपड़ी का रूप धारण कर लेता है, परत सी आ जाती है पूरे शरीर पे, जो इन लोगों को कीड़ों मकोड़े से भी बचाती है और कीड़े मकोड़े के साथ में धूप से भी बचाती है। तो ये वाले लोग क्रॉस पहनते हैं, लाल पीली मिट्टी में चर्बी मिला के एक लेप तैयार करते हैं और उसको संपूर्ण शरीर पे लगा लेते हैं, जो कि धीरे धीरे एक पपड़ी का रूप धारण कर लेता है और ये वाली पपड़ी इनको कीड़े मकोड़े से बचाती है। अब अपन बात करते हैं आवाज की बात करते हैं। आवास यानी ये मकान किस प्रकार के होते हैं? अब बुश्मेनी जनजाति के लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अर्थात ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ये कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। आज यहाँ पर कल वहां चले गए, परसों दूसरे स्थान पर।
अतः इन लोगों का कोई भी स्थायी आवास नहीं होता है। और ये लोग किसमें निवास करते हैं? झोपड़ी में निवास करते हैं। 8 से लेकर 10 झोपड़ियों का एक समूह होता है और उस समूह के रूप में ये लोग निवास करते हैं। गर्मी पड़ती है, गर्मी की कठोरता से बचते हैं तो या तो गुफा में निवास करते हैं या फिर झोपड़ी में निवास करते हैं। 8 से लेकर 10 झोपड़ियों का एक समूह होता है और उसका जो बीच वाला स्थान होता है उसमें ये लोग आग जलाते हैं। और ये वाली आग इनके जंगली जानवरों से रक्षा भी करती है और इनको रात्रि ठंड से भी बचाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन जितना गर्म होता है रात उतनी क्या होती है? ठंडी होती है। इसके बाद में बात आती है औजार। बुश्मेनी जनजाति के औजारों की बात करें तो ये वाले लोग चाकू भी काम में लेते हैं, बर्छी भी काम में लेते हैं, तीर कमान भी काम में लेते हैं और भाले का प्रयोग भी करते हैं। इनका जो धनुष होता है, तीर कमान या धनुष, उसमें ताक की डोरी लगी होती है। किसकी डोरी लगी होती है? ताक की डोरी लगी होती है। और इसके बाद में जो तीर होता है, तीर के आगे वाले भाग को ये तीखा करते हैं और इसमें या तो पत्थर या हड्डी की नोक लगा देते हैं। इसकी या तो पत्थर की या हड्डी की क्या लगा दी जाती है? नोक लगा दी जाती है, जो कि 60 मीटर तक आसानी से मार कर सकता है। कितने मीटर तक है? 60 मीटर। इनके पास में जो चाकू होते हैं, पत्थर का चाकू भी होता है और हड्डियों का, दोनों ही प्रकार के चाकू होते हैं। पत्थर का जो चाकू होता है वो कितना लंबा होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और हड्डी का जो चाकू होता है वो कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। चाकू काम में लेते हैं। जो पत्थर का चाकू होगा वो तो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। हड्डियों का जो चाकू होगा वो कितना होता है? 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अर्थात औजार के रूप में ये चाकू काम में लेते हैं, बर्छी काम में ली जाती है, तीर कमान और भाला। धनुष में क्या लगी होती है? दांत की डोरी लगी होती है। आगे वाला तीर का जो भाग होता है वो कैसा होता है? तिकोना होता है। चाकू पत्थर का भी काम में लेते हैं, हड्डियों का भी काम में लेते हैं। पत्थर का चाकू 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, हड्डियों का 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसके बाद में आता है मुख्य जो पॉइंट आता है वो है सामाजिक जीवन। बुश्मेनी जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें सामाजिक प्रवृत्ति सुदृढ़ होती है। ये वाले लोग समूह में निवास करते हैं और एक समूह में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? 20 व्यक्ति होते हैं। इन सभी लोगों के शिकार क्षेत्र निश्चित होते हैं। ये जैसे शिकार के लिए जानवर को लेकर आते हैं, शिकार के बाद में जानवर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उसको शिकार का क्या दिया जाता है? बंटवारा दिया जाता है। ये वाले जो लोग होते हैं इनके समाज में भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं और इनका मानना होता है कि भूत प्रेत में कोई आत्मा निवास करती है और ये वाली आत्मा इनको बीमारियों से बचाती है। ये वाले लोग जादू टोना भी करते हैं। जिस जानवर का शिकार करना होता है उसकी राख को शरीर पे लगा लिया जाता है। ये कठोर परिश्रमी भी होते हैं
तीव्र बुद्धि वाले भी होते हैं और उत्साही भी होते हैं। कठोर परिश्रमी होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और उत्साही भी होते हैं। तो ये था इनका सामाजिक जीवन। अतः सामाजिक जीवन की प्रथा कैसी पाई जाती है? सुदृढ़ पाई जाती है। 2 जनजातियां कंप्लीट हो गई, एस्किमो और पुष्पे। आगे अध्ययन करेंगे पिग्मी जनजाति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।